हेलो साथियों। तो आज की क्लास है हमारी यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी, ईएमआरएस विभिन्न परीक्षाओं की जीके जीएस के लिए। तो साथियों देखेंगे हम कि यूपीएलटी, जीडीसी, जीआईसी में जो जीके जीएस का पोर्शन दिया गया है उसके पहले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। उस पे देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कि किस प्रकार हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और क्यों आती है, और आती है तो कौन कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, हम उन पे आज चर्चा करते हैं। यानी हमारी क्लास उसी पर है आज। तो देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास में कंपनी शासन हेतु पारित अधिनियम, ये कौन कौन से अधिनियम थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किए गए। वो थे 1773 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। और उसके बाद में आता है ब्रिटिश ताज का शासन। 1858 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। उसके बाद में 1 नवंबर 1858 से 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहता है। तो उसके द्वारा भी बहुत सारे अधिनियम पारित किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान था वो हम देखेंगे। कि पहला था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, दूसरा है आपका 1861 का भारत सरकार अधिनियम, तीसरा है 1892 का भारत सरकार अधिनियम, फिर आता आपका 1909 का भारत सरकार अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। फिर आता आपका भारत शासन अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इन पे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि चार्टर एक्ट किसके द्वारा और क्यों भारत में आते, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो है कि सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने वर्ष 1600 में चार्टर एक्ट, यानी चार्टर एक्ट को कहा जाता है अधिकार पत्र, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा। किसके लिए भेजा? व्यापार करने के लिए। कब भेजा? 1600 में भेजा। अब 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती है, आगे भी करती है, लेकिन 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो 1765 से लेकर के 1858 तक ये शासन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद में साथियों 1 नवंबर 1858 से ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। कब तक रहता है? 15 अगस्त 1947 तक। तो साथ ही थोड़ा सा हम ये देखेंगे चार्टर एक्ट और अधिनियम। चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर है? चार्टर एक्ट क्या था, चार्टर क्या था, अधिनियम क्या थे? तो इनको हम देखते हैं कि चार्टर को बोला जाता है अधिकार पत्र, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अधिकार पत्र, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यानी महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत भेजा सन 1600 में, तो उन्होंने कहा था कि आप भारत में जाकर के व्यापार करो। ये अधिकार पत्र था जो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शासन ने प्रशासन के लिए ये जारी किए थे चार्टर एक्ट। इनकी एक समय सीमा भी होती है, फिर इनको रिन्यूअल करा लेते हैं। जैसे कि पहले आता है 1773 का, फिर आता है आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट, तो ये रिन्यूअल किए जा रहे थे। और इनका एक उद्देश्य भी होता है, एक समय सीमा भी होती है। लेकिन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के लिए जो कानून पारित किए जाते थे वह था
ये एक विषय आधारित होता था अधिनियम, जो संपूर्ण भारत में लागू होता था और सभी भारतीयों पर प्रभाव पड़ता था, जैसे कि विवाह अधिनियम, शिक्षा का अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्योंकि ये एक विषय आधारित है, इसीलिए इनको अधिनियम कहा जाता था। और चार्टर एक्ट एक समय सीमा इनकी निर्धारित की जाती थी और आपको इस समय सीमा में ये काम करना है। इस प्रकार ये चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे जाते थे। अब साथियों देखेंगे हम प्रश्नों के माध्यम से, थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट साथी। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा, ये आ जाते हैं हम, पहला प्रश्न कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यानी ये पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यानी किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये पूछा है। तो साथी वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें और भी प्रावधान थे। वो क्या क्या थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रश्न यहाँ पे लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे यूपी एलटी जीडी सीजीआईसी के लिए, और उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये पूछा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें और भी प्रावधान थे। वो कौन कौन से थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक, और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया, किसके तहत, 1773 एक्ट के तहत। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, उसके अधीन बंबई और वो मद्रास की प्रेसिडेंसी को कर दिया। और ये पूछा जाता है कि ऐसा पहला कौन सा गवर्नर जनरल बना था, पहला भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन, हमारी ये वारेन हेस्टिंग्स, ये बने थे हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब इसके बाद देखते साथी, हालांकि ये जो मैं नोट में दिया है ये विस्तृत रूप से आगे भी मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी मैंने यहाँ पे नोट में दे दिया है कि जिससे कि याद रहे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स, किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके बाद आते 1833 में, 1833 का जो एक्ट आता, चार्टर एक्ट आता, उसके तहत भारत का गवर्नर जनरल बना, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कौन से एक्ट के तहत, 1833 के तहत। और कौन बना था सबसे पहले, विलियम बेंटिक। अब आते साथियों, प्रथम वायसराय कौन बने थे और किस एक्ट के तहत बने थे, तो 1858 का अधिनियम बना आया था, तो उसमें भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग को बनाया गया था। तो साथियों ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी और ये यहाँ पे भी आपको मैंने बता दी है। अब आते हैं साथियों यहाँ पे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी, ये प्रश्न आता है हमारा कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो ब्रिटिश का भारतीय अधिनियम यानी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। अब आता है दूसरा कि गवर्नर जनरल की कानूनी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत होती है, तो चार्टर अधिनियम 1883 के तहत, सॉरी 33 के तहत, वो मिस्टेक हो गई कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत होती है। अब ये प्रश्न देखिए आप कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिली, तो ये हमारा है चार्टर एक्ट 1813 के तहत। अच्छा, चार्टर एक्ट 1813 में कुछ और भी विशेष महत्वपूर्ण बातें थी जिन पर हमें ध्यान देना है, यानी कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य थे, महत्वपूर्ण तत्व प्रावधान थे जिन पर हमें ध्यान देना है कि अब ये देखना चार्टर एक्ट 1813 में और क्या क्या था।
कि पहला तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, पहला। दूसरा, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर, कि कंपनी चाय और चीन पर एकाधिकार के अनुसार कर सकती है अपना व्यापार, लेकिन अधिकतर इनको छोड़कर, चाय और चीनी को छोड़कर के एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। उसके बाद में साथियों, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इसके बाद इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए मतलब प्रदान किए गए, हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने के लिए प्रदान किए गए, ये किस एक्ट के तहत किए गए थे? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो साथियों आपको समझ में आ रहे होंगे, आशा करती हूँ मैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, ये हमारे हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं साथियों यहाँ पे, अब ये हमारा प्रश्न आता है कि किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन पाया? यानी कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते थे? ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। अच्छा, चार्टर एक्ट 1833 में कुछ और भी प्रावधान थे, जैसे मैंने 1813 को बताया, उसी प्रकार 1833 में और भी प्रावधान थे। कि देखो, पहले मैंने ये बताया था आपको कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, किस एक्ट के तहत? 1813। सभी नागरिक शक्तियों व सभी सैन्य शक्तियां भी निहित की गई, किसमें? भारत के गवर्नर जनरल में। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो थे जो मैंने बताए थे पहले, वो थे वारन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारन हेस्टिंग्स। अब 1833 के तहत प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, यानी अभी हमने पीछे पढ़ा था 1813 के एक्ट में कहा गया है कि चाय और चीन को छोड़ करके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट आया, उसमें चाय और चीन को भी खत्म कर दिया गया, यानी उसके व्यापार को, उसके एकाधिकार को भी खत्म कर दिया गया, कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। इसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद में, यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, इनकी परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। वो कौन थे? प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मेकाले। साथियों हमें ये ध्यान रखना है, ये कौन थे? लॉर्ड मेकाले। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, किस एक्ट के तहत? और साथियों मैंने शॉर्ट वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा है, अभी किन्हीं भी भाई बहन का इसका जवाब नहीं आया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है किस एक्ट के तहत? तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा किया गया। अब आते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? तो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? तो ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे हम, इसमें और क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट एक्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद में ब्रिटिश क्राउन शुरू हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट एक्ट है। इस पर देखते हैं हम कि भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1853 का चार्टर एक्ट। और साथ ही अंतिम चार्टर एक्ट था। इसी परिषद को लघु संसद कहा गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। 6 नए सदस्य चुने गए, जिसमें 4 बम्बई, मद्रास, आगरा, और यहाँ पर है आपका बम्बई, मद्रास, आगरा और बंगाल। इन 4 सदस्य, इसमें 4 सदस्य चुने गए।
अब आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया। मुझे लगता है कि मैंने जहां तक मैंने कोशिश की है सारे एक्टों को, सारे अधिनियमों को एक यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी के तहत कंप्लीट कराया। फिर भी आपको कहीं जरूरत पड़ती तो आप मुझे बताना। तो साथी प्रश्न देखते हैं हम कि सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें पूछा जाता है कि पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया था, यानी पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया था किस एक्ट के द्वारा। 1853 के एक्ट द्वारा। प्रथम आईसीएस यानी प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली। कितना आप भी समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपोर्टेंट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली। तो वो था हमारा एक भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसमें देखते हैं कि बहस और प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अभी हमको मतदान करने का अधिकार नहीं, यानी ये शक्ति हमें नहीं मिली थी। सिर्फ हम बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, बट मतदान नहीं कर सकते थे। मतदान भी और हम प्रश्न या बहस हम कब कर सकते हैं, जिसके लिए हम 6 दिन पूर्व ही नोटिस देना पड़ेगा परिषद में कि हमें ये प्रश्न पूछना है या हमें बहस करनी है। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई। तो ये था हमारा मार्ले मिंटो सुधार 1919 बोलेंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब आते हैं अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। और ये पूछ लेता किस वर्ष की गई, तो ये तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि 1 अक्टूबर 1937 को। अगर उसने ये पूछ लिया कि भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो वो था हमारा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 में की गई। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। अब ये पूछा गया कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो वो था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अच्छा, थोड़ा सा हम नजर डालते हैं द्वैध शासन क्या है। मैंने थोड़ा सा लिखा है उसका समरी टाइप में कि द्वैध शासन क्या है, हम किस प्रकार द्वैध शासन को समझ सकते हैं। तो एक मैं साधारण भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप सबके सामने। आप बताना अगर आपके समझ में आता है तो, ना भी आता तो भी बताना। कि द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो, है ना, दो शासन करने वाले। तो दो शासक द्वारा शासन या सरकार का एक साथ चलाना, ये होता है द्वैध शासन। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसकी शुरुआत होती है द्वैध शासन की। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम देखते हैं, मैंने जिस प्रकार मैंने समझाया उसी प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी काफी समय पहले ये समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मेरे समझ में आने लगा है, जिसमें मैंने साधारण भाषा में अपनी नोटबुक में लिखा है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। कि अब इसमें इनके काम का बंटवारा, कि क्योंकि अपने यहाँ पे नवाब भी थे, राजा नवाब भी थे, है ना, तो उनका भी शासन होता और ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन करती। तो किस प्रकार शासन करती है, ये काम का बंटवारा ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार किया है कि राजस्व टैक्स वसूलना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर लेती है कि हम राजस्व टैक्स हम वसूलेंगे, लेकिन न्याय, प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब यानी स्थानीय शासक को दे देती है। तो इस प्रकार
काम का बंटवारा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा चालाकी से काम किया। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि राजस्व यानी पैसे का काम ईस्ट इंडिया खुद लेती है और खर्चे का काम नवाब यानी स्थानीय शासकों को देती है। तो इस प्रकार ये द्वैत शासन कहलाता है। अच्छा, केंद्रों में द्वैत शासन लागू होने से पहले ये प्रांतों में लागू था। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब होती है? तो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया जाता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी 1919 में आया था। ठीक है। तो द्वैत शासन में दो तरह के मंत्री और दो तरह की शक्तियां होती है। ये हमने लिखा है यहाँ पे कि दो तरह के मंत्री और दो तरह की शक्तियां होती है। वो किस तरीके से होते हैं? दो तरह के मंत्री कौन कौन है? ब्रिटिश अधिकारी, गवर्नर आदि, और भारतीय मंत्री जो चुने गए होते हैं। तो ब्रिटिश अधिकारियों को आरक्षित विषय दिए जाते हैं, यानी आरक्षित शक्तियां, विषय विषय यानी शक्तियां, और भारतीय मंत्रियों को स्थानांतरित शक्तियां दी जाती हैं, स्थानांतरित विषय दिए जाते हैं। उन पर ही वो अपनी शक्तियां लागू कर सकते हैं। तो जो आरक्षित विषय थे, जो अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश अधिकारियों ने लिए थे, वो क्या क्या थे? कि पुलिस, न्याय, जमीन, राजस्व, शिक्षा, यानी पैसे जिससे कमाए जा सकते हैं, वो तो ब्रिटिश अधिकारियों ने ले लिए। भारतीय मंत्रियों को स्थानांतरित विषय दिए, जैसे शिक्षा, राजस्व, स्थानीय प्रशासन, कृषि, उद्योग, खर्चे करने वाली शक्तियां यानी खर्चे करने वाले विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए। तो इस प्रकार द्वैत शासन हमारे भारत में लागू होता है और इस प्रकार ये चलाया जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये द्वैत शासन। अगर ना भी आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा सुनना, फिर भी ना नोट अपनी भाषा में इसको लिखना, शायद आपकी समझ में आया, क्योंकि मैंने अपनी भाषा में इसको लिखा है, तब मेरे समझ में आया है। तो आप कोशिश करना कि अपनी भाषा में लिखें। अब ये पूछ लिया जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत होती है? तो 1935 के तहत। क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू होता है? 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार के तहत भी बता सकते हैं। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कब होता है? 1935 भारत सरकार अधिनियम, जिसको जो केंद्र में लागू हो जाता है 1935 से। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, अब ज्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट ये पीडीएफ है, इसको और हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। और क्या था 1935 में कि 1935 अधिनियम द्वारा भारतीय वो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न आया है साथियों, ये वाला, कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब आते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कुछ हमने भारत के संविधान में 1935 से लिया है। इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगी, एक क्लास आ जाए ऐसे ही पर डे आपके पास क्लास आएगी। ठीक है, जब तक ये पेपर नहीं होता तब तक मैं आपको जीएस की किताब भी दूंगी। और मेन सब्जेक्ट है हमारा, जो सब्जेक्ट है मेरा हिंदी साहित्य का, तो उस पर भी क्लासें आएंगी और जीके जीएस की भी आएंगी आपके पास, तो आप देखते रहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी किस अधिनियम से प्रेरित है? राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं बता रही हूँ, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये पूछा गया कि पहले राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत, मतलब किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये कौन सी धारा में है? धारा 42 और 45 के द्वारा। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे प्रश्न तो हो गए, एक और देख लेते हैं। 1909 में नौका मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या क्या थे? कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी के साथ संबंध होने का प्रावधान किया गया। तो वो पहले कौन थे भारतीय? सत्येंद्र नाथ सिन्हा।
भारतीय विधान परिषद का भारतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, यानी हम वहां प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया आपको, वहां प्रश्न नहीं पूछ सकते, वहां सिर्फ बहस कर सकते थे और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। बहस कर सकते थे प्रश्न, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। बजट पर संकल्प भी पारित कर सकते थे और पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो साथियों, मैंने जहां तक पूरी कोशिश की है कि चार्टर एक्ट और इन अधिनियमों द्वारा आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए, लेकिन फिर भी मुझे पता है कितना भी हम पूर्ण कह लें या कर लें, लेकिन पूर्ण तब भी नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से कब बना के दे दे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि जिस तरीके से प्रश्न आते हैं यूपीजीआईसी जीडीसी एलटी में, उसी प्रकार के मैंने प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्ट किया और आपको इसकी क्लास दी। तो साथियों, आप बताना आपको कैसी क्लास लगी और कमेंट में बताएं, और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं, मुझे फॉलो करें। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हम अभी संतुष्ट नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा और मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएंगे, मुझे सजेशन देंगे, उस हिसाब से मैं आपके पास क्लास दूंगी। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें और हमारा भी मेरा भी हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।